राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है एडवोकेट प्रवीण कुमार। पिछले कुछ दिनों से, एक महीना से ज़्यादा, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के युवाओं ने देश के भविष्य, अपने भविष्य की चिंता करते हुए सरकार से एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। शिक्षा व्यवस्था में जितनी भी कुरीतियां थी, जैसे नीट या अन्य पेपर एग्जामों का लीक हो जाना, इसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। और ऐसी अवस्था में सरकार की जो जिम्मेदारी होता है, सरकार का जो रोल होता है, वो होता है कि प्रदर्शन करने वालों को, प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का रक्षा करना, प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा प्रदान करना, ये पहला कर्तव्य है सरकार की। क्योंकि गलती सरकार के तरफ से हुई थी। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और तमाम तरह के परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया। ये गलती सरकार की थी, जिसकी वजह से इस देश के 20 युवा अब नहीं रहे। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने अपने पुलिस को आगे करके 20 तारीख को उन्होंने जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जाने का मार्च रखा था। संसद का घेराव उन्होंने तय किया था और उस घेराव को रोकने के लिए, जबकि मैं यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि ये बच्चे सारे निहत्थे थे, किसी के पास कोई हथियार नहीं था, ये सारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे थे, समझदार थे, इनकी अपनी एक सूझबूझ थी, इस देश की व्यवस्था को समझने वाले वो बच्चे थे। लेकिन सरकार ने उनके साथ जो किया वो बड़ा ही दुखदाई है। खैर, हमारा जो आज का जो मुद्दा है, वो मुद्दा है कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता के साथ छात्रों पर पत्थर फेंके, छात्राओं के पीछे से डंडा घुसाने का काम किया, छात्राओं के कपड़े फाड़े, छात्राओं को थप्पड़ मारे, छात्रों को डंडा से ही नहीं, डंडा में कील लगाकर उन पर हमला किया, पैलेट बम का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस प्रक्रिया में सैकड़ों बच्चे हताहत हुए, उनको चोट लगी और पैलेट बम से तो एक बच्चे की आंख जाने तक की संभावना नौबत आ गई है। कई बच्चे हॉस्पिटल में अभी भी इलाज उनकी चल रही है। इतना ही नहीं, उस प्रदर्शन में जाने वाले, उसके समर्थन करने वाले लोगों को पुलिस गलत तरीके से डिटेन कर रही थी, उनका आईडी कार्ड मांग रही थी और बाद में उनको परेशान करने का कुछ न कुछ तरीका और बहाना ढूंढ रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ प्रदर्शनकारी जो वहाँ खाना खिला रहे थे, उन लोगों को और उनके परिवारों को बिना किसी रीजन के और कारण के उनको डिटेन किया गया, उनको थाने तक लाया गया, उनको अरेस्ट किया गया और उनको हरास किया गया। तो अब सवाल उठता है कि इन पहलुओं को देखते हुए भारत में कौन कौन से कानून हैं। याद रखिएगा कि इस देश में जितने बच्चे हमारे थे यहाँ, वो बच्चे अगर पढ़े लिखे होते, कानून की उनको जानकारी होती, हालांकि बहुत बच्चों को थी भी, तो शायद इतनी क्रूरता, निर्दयता या बहसीपन ये सरकार और उसकी पुलिस नहीं दिखा पाती। इसीलिए कानून को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा इंडिया की आवाज़ का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रदर्शन के दौरान जो मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से घटना हमारे सामने तक आई है, उसमें कौन कौन से कानून पुलिस के खिलाफ है, बच्चों के समर्थन में है, उसकी हम चर्चा आज करते हैं।
तो देखिए संविधान के तहत अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ कि यदि पुलिस बिना वैधानिक आवश्यकता के अत्यधिक बल प्रयोग किया हो, तो कुछ आर्टिकल है जो हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार देती है। जैसे अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, ये कानून के समक्ष समानता का अधिकार देती है कि कानून के नज़र में हर आदमी बराबर है। तो कोई भी आदमी निहत्था यानी बिना किसी हथियार के वो कहीं पे भी घूम सकता है जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है वहाँ, तो ये अधिकार हमको मिलता है। बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सेक्शन है जिसकी मुझे चर्चा करनी है, और इसीलिए मैंने आज इसे लीक कर लाया है क्योंकि इतनी गलतियां पुलिस ने की है कि एक बार में याद रखना मुश्किल था। तो मैं आपको बस अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19(1)(a) ये अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, अपनी बात को सरकार के समक्ष या किसी के समक्ष सही तरीके से रख सकता है। अनुच्छेद 19(1)(b) ये शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र आपको सभा करने का या धरना देने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जीवन मतलब आप अच्छा जीवन जिए और स्वतंत्रता की आप कहीं पे भी घूमे फिरे जो इलाका रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अनुच्छेद आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के समय विधिक सुरक्षा कि अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करता है तो उस समय भी आपके कानूनी अधिकार हैं, उसकी सुरक्षा आपको मिलनी चाहिए, ये संविधान आपको देता है। अब पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग करने के मामले में अब चूंकि भारत में पुलिस का बल प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन केवल उतना ही जितना आवश्यक परिस्थितियों के अनुरूप हो। ऐसा नहीं कि मार के किसी का आप जान ही ले लोगे, ऐसा पुलिस नहीं कर सकती है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए भी गाइडलाइन दिया है कि किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो सबसे पहले है कि नेसेसिटी, क्या ज़रूरत थी। वो बच्चे क्या हमलावर थे, बंदूक चला रहे थे, गोली चला रहे थे, बम चला रहे थे। अगर कुछ नहीं कर रहे थे तो वहाँ आवश्यकता ही नहीं थी लाठी और डंडा चलाने की। तो पहला नंबर पे पुलिस फेल करती हुई दिखाई देती है। दूसरा प्रोपोर्शनिटी कि कितना अनुपात देखा जाता है कि कितना हम बल प्रयोग करें ताकि बच्चे रुक जाएं। यहाँ तो तुम डंडे में कील लगा के, डंडे से भी नहीं कील लगा करके तुम उनको मार रहे हो, ये कहाँ का अनुपात है। बच्चों ने तुम्हें कितना मारा, नहीं मारा ना, बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया ना। जब नहीं किया इसका मतलब इस पे भी आप खरा नहीं उतरते हो, पुलिस गलत दिखाई देती है। मिनिमम फोर्स, न्यूनतम बल का प्रयोग करना है बच्चों के साथ में या जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं उनके साथ में। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। अब चूंकि पुलिस वालों ने लड़कियों के कपड़े फाड़े, उनको थप्पड़ मारे, उनको पीछे से डंडा घुसाने का प्रयास किया, इसके जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय होगी जो उन लोगों ने किया है। पायलट और छर्रे से गंभीर चोटें जो लगाई, यदि किसी व्यक्ति की आंख चली जाए या अस्थायी विकलांगता हो जाए तो परिस्थितियों के अनुसार बीएनएस की गंभीर धाराएं जैसे 116, 117, जिसमें 116 में कहता है कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, 117 पनिशमेंट की बात करती है, तो इसके तहत उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें उसको सजा का प्रावधान है। अब इसमें सजा का प्रावधान जब मैं बोलता हूं तो सजा इस बात पे तय होती है कि हर्ट कितना था, चोट कितनी थी, उसके पैमाना को देखते हुए कोर्ट जो है वो इंसाफ करती है। क्या यह जानबूझकर किया? ऑब्वियसली जानबूझकर किया गया। कोई उग्रवादी तो थे नहीं जिन पे आप छर्रा चला रहे थे, पायलट बम मार रहे थे या गोली चला रहे थे, उग्रवादी थे नहीं। उसके बाद क्या सरकारी शक्तियों की दुरुपयोग हुआ? अगर इन मीडिया रिपोर्टों की माने या वहाँ की बच्चों की माने तो बिल्कुल जी हाँ हुआ। और न्यायालय में किन इन सारे तथ्यों को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, और सिद्ध हो जाता है तो उन पुलिस वालों ने जिसने
किसी भी प्रकार का गैर कानूनी काम किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कानून के तहत है। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। अब इस मुद्दे को देखिए, इसमें कई तरह के सेक्शन लगाए जा सकते हैं। जैसे ये जो अपराध है वो अपराध बीएनएस की इन धाराओं को आकर्षित करती है, जैसे महिला की लज्जा भंग करना, महिला की शारीरिक गरिमा का उल्लंघन करना, ये सब बीएनएस के सेक्शन 74 के तहत 74 के तहत आता है। ये एक अपराध किया है पुलिस वालों ने, अगर बच्चों की माने तो। यौन उत्पीड़न, अब पीछे से डंडा घुसाना ये कोई अच्छी काम तो है नहीं, तो ये यौन उत्पीड़न के कैटेगरी में आएगा। इसमें और भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें बलात्कार वगैरह भी अट्रैक्ट होता है, तो यौन उत्पीड़न का भी इसमें केस पुलिस वालों के साथ के ऊपर चलना चाहिए। आपराधिक बल प्रयोग जो सेक्शन 129 कहता है बीएनएस में कि ये आपराधिक बल ही तो भाई था। कील से मारना, डंडे से मारना, लाठी से मारना, पैलेट बम चलाना, गोली चलाना, ये क्या था? ये आपराधिक बल था। तो इन धाराओं के तहत पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अब चूंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पीटा गया है, तो स्वेच्छा से चोट पहुंचाना जो सेक्शन 115 के तहत आता है, ये कार्रवाई पुलिस के खिलाफ होगी। गंभीर चोट पहुंचाना जो अभी मैंने आपको बताया, ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 117 के तहत चलेगी। उसके बाद खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना, जो डंडे में कील लगी थी वो खतरनाक हथियार के कैटेगरी में आएगा, और आप लोगों ने उसका सबूत, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है, वो आप दिखा सकते हो। तो सेक्शन 118 के तहत वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपराधिक धमकी, कई बच्चों को ये बोला गया कि तुम यहाँ से आओ, नहीं आओगे तो फंसा देंगे, ऐसा लोगों का कहना है। अगर ऐसा हुआ है तो सेक्शन 351 जो है वो आकर्षित होता है। गैर कानूनी हिरासत में लेना, बिना मतलब के अगर पुलिस किसी भी बच्चे को हिरासत में लेता है, जैसे कहा गया कि कई बच्चों के परिवारों को तंग किया गया, वहां पे आने वाले लोगों के परिवारों को तंग किया गया, ये गैर कानूनी था। और ये जो है सेक्शन 127 के तहत पुलिस पे अपराध करने का अभियोग चलेगा। लोगों को खाना पहुंचाने से रोका गया। अब इसमें देखिए क्या है कि अनावश्यक जो है सरकार ने या पुलिस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। बच्चों ने जो कंप्लेन किया कि भाई हमारा आईडी कार्ड वो मांग रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो तुमको, अरे यहाँ कौन उग्रवादी है। और कई जगह ये बताया जा रहा है कि बच्चों के आईडी आधार कार्ड लेकर के उसकी लिस्ट बनाई जा रही है और बाद में लोग उसको परेशान करेंगे, यानी गलत इरादा से, नुकसान पहुंचाने की इरादा से पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो वो भी बीएनएस के धारा 198 के तहत सजा के पात्र हैं। यदि वैध आधार के किसी को हिरासत में लिया जा रहा है, इलीगल डिटेंशन, जिसको कि बीएनएस के धारा 127(1) के तहत उनको सजा का प्रावधान है। विस्तार से कभी अगर आपको जानकारी होगी किसी भी सेक्शन के बारे में, आप हमसे मिलिएगा, मैं इसके सारे पहलुओं पे आपको नॉलेज दूंगा। अब चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं सिर्फ सेक्शन का नाम लेता जा रहा हूँ। परिवार वालों को पकड़ लिया गया। अब ये परिवार वालों को जब पकड़ लिया तो भाई रूल ऑफ लॉ जो है उसके खिलाफ ये है। तो इसमें उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में याचिका जा सकती है, मानवाधिकार को शिकायत हो सकता है, न्यायिक जांच की मांग की जा सकती है। ये सारे आपको ताकत देता है संविधान। सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण गाइडलाइन कुछ है कि गिरफ्तारी मनमानी नहीं हो सकती है, हिरासत में हिंसा अस्वीकार्य है, बल का प्रयोग इस प्रकार के कंडीशन में न्यूनतम होना चाहिए, और प्रत्येक पुलिस कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ऐसा नहीं कि आपने डंडा मारा, डंडा घुसाया, कपड़े फाड़े, थप्पड़ मारे और उनकी इज्जत को आपने लूटा, तो ये कोई न्यायिक जो जांच है उससे बाहर नहीं है, ये उसके तहत है, और पुलिस वाले इसके भी तहत सजा के शिकार हो सकते हैं।
महिलाओं से संबंधित विशेष अधिनियम, महिला पुलिसकर्मी वहाँ तो उपस्थित थी, कोई बात नहीं। गरिमा का सम्मान, जो बच्चों के कपड़े फाड़े गए, बच्चों को बिना मतलब के मेल पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती लड़कियों के साथ गलत किया, मारा पिटाई या कपड़े फाड़े, तो ये गलत था। उनकी गरिमा को ठोस पहुंचाया गया। अनावश्यक शारीरिक बल से परहेज करना चाहिए। यौन दुर्व्यवहार पर शून्य सहनशीलता, ये कौन कहता है? ये इस देश का कानून कहता है कि यौन दुर्व्यवहार पर शून्य सहनशीलता होनी चाहिए। इनका उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा हो सकता है। पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होना चाहिए। यदि ये सारे आरोप जो हमने आपको कहा कि ये सिद्ध होते हैं, आप लोगों के पास वीडियो फुटेज है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो, तो उसमें क्या क्या सज़ा का प्रावधान है, पुलिस वालों को क्या क्या सज़ा मिल सकती है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। और वो सज़ा है उनका निलंबन, मतलब बर्खास्तगी, विभागीय जांच, वेतन उनकी रोकी जा सकती है, उनको प्रमोशन उनका रोका जा सकता है, सेवा से बर्खास्तगी मतलब टर्मिनेशन उनका हो सकता है, और उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। ये सारी कार्रवाई हो सकती है। पीड़ित कहाँ शिकायत कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये बच्चे शिकायत कर सकते हैं, या इन बच्चों के चाहने वाले या जो सोशल वर्कर हैं वो लोग कहाँ कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? तो जिन पुलिस अधिकारियों के लोगों ने इनके साथ गलत किया है, तो संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, न्यायिक मजिस्ट्रेट को, राज्य मानवाधिकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राज्य महिला आयोग को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को के समक्ष ये शिकायतें की जा सकती है। अब इसमें एक चीज और है, क्या इस प्रकार की घटनाओं में मुआवजा का भी कोई प्रावधान है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल मुआवजा का प्रावधान है। अगर ये बातें सिद्ध हो जाती है कि पुलिस ने बर्बरता की, महिलाओं के साथ गलत किया, तो मुआवजा का भी इसमें प्रावधान है। तो मैं बस आप लोगों को लीगली अवेयर करना चाहता था। धन्यवाद। जय भारत।